All right, let's begin and continue the paper that we are continuing that we did in the last class, October November 2024, paper 22. इसके हमने पहले 5 सवालात कर लिए थे. We did till question number 5, which was a probability question, and now we are continuing from question number 6, which is a graphs of function question. So complete the table for y equals to x over 4, 2x square minus x minus 10. एहतियातन एग्जाम रिपोर्ट भी खोल लेते हैं in case we need to read out for any particular question. Complete the table for y equals to x upon 4, 2x square minus x minus 10. अब देखें जो पहला पार्ट होता है, दिस इज अ वेरी सिंपल पार्ट. एक या दो वैल्यूज फिलअप करनी होती हैं, उसके लिए वो हमसे चेक कर रहा होता है कि हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल आता है या नहीं. तो इफ यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट -3 over here and over here as well, then we will be getting the value of y. अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चों को ये समझ नहीं आता कि भाई कितने एक्यूरेसी में देना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है या कितने डेसिमल प्लेस में देना है. उसके लिए यू कैन चेक आउट द अदर वैल्यूज. बाकी तमाम वैल्यूज आप देख सकते हैं, वो 2 डेसिमल प्लेसेस में है या यूं कह लें 3 SF में है. तो SF या डेसिमल प्लेसेस अगर आप लोग नोट कर लें तो अकॉर्डिंगली यू कैन गिव द आंसर. यूजुअली यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस नोट करनी चाहिए. तो अगर हम अपने इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में -3 को सब्स्टिट्यूट कर दें, so -3 divided by 4 times 2 times -3 का square, 3 minus 10. The value that we are getting is -8.25. Check and let me know. सबका ये आ रहा है -8.25. This is the value. -8.25 आ रही है नहीं आ रही? So then now start marking. अब मार्किंग शुरू करनी है. तो नाउ दिस इज अ 3 mark क्वेश्चन, वेरी इजी मार्क. तकरीबन सारे लोग ये मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन इसके अंदर कर्व नहीं बनाते, बाज़ औक़ात स्ट्रेट लाइन से ज्वाइनिंग करते हैं. तो प्लीज मेक श्योर दैट आप प्रॉपर कर्व बनाए. इसकी तो हम एग्जाम रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, बच्चे किस किस तरह की गड़बड़ेशन यहाँ पर करते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर -3 to 3. स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्केल यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर आप देखें तो 5 स्मॉल ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5 स्मॉल ब्लॉक्स इक्वल्स टू 1 है. तो एक स्मॉल ब्लॉक कितना हो जाएगा? 0.2, 0.2, 0.4, 0.6, 0.81. ठीक है. और यहाँ पर देखें तो 10 स्मॉल ब्लॉक्स हैं, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर. 10 स्मॉल ब्लॉक्स इक्वल्स टू -1 है. वी कैन ऑलवेज राइट दिस कि एक्स एक्सिस पे जो हमारा स्केल है, दैट इज 1 स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल्स टू 0.1 यूनिट. एंड वाई एक्सिस पे अगर हम चेक करें तो 1 स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल्स टू 0.2 यूनिट्स. ठीक है, ये हम ना इनिशियली निकाल लेंगे ताकि हमें फिर हम भूल ना जाएं या हमसे गलती ना हो जाए. ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट. सब देखें आप, सबसे पहले -3, -8.25, -3, -8.25 कहाँ पर होगा ये -8.25? जरा चेक करें. -8.2, -8.4 और 8.5 यहाँ पर होगा. तो 8.5 यहाँ पर है, 8.2 यहाँ पर है, 8.3 बीच में होगा. तो अगर आप देखें तो ये -8.2 है, -8.4 है, इनके बीच में -8.3 है, और इसके भी बीच में -8.25 हो जाएगा. तो ये वाली यहाँ कहीं मार्क कर लेंगे हम. वी कैन मार्क दिस पोजिशन. तो -8.3 से और -8.2 के बीच में यहाँ पर इसको हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट. अच्छा, पॉइंट मार्क करके सर्कल कर दें या क्रॉस कर दें, ये 2 पॉसिबिलिटीज अच्छी होती हैं. इधर मार्क द पॉइंट, सर्कल इट और क्रॉस इट. जैसे हमने स्क्वायर डायग्राम में क्रॉस बनाया था क्योंकि उसने क्रॉस बनाया हुआ था. तो बोथ आर पॉसिबल ना. डॉट बना के सर्कल कर लें, डॉट्स बना लें, क्रॉस कर लें. ठीक है. अच्छा, -2, 0 इज अनदर पॉइंट. -2, 0 ये अलग पॉइंट मार्क कर लिया हमने. देन कम्स -1, 1.75. -1, 1.75 अगेन. अब ये थोड़ा सा टफ पॉइंट है. तो ये 1.6 है, ये 1.8 है. 1.75 है ना यहाँ पर. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8. 1.8 और
6 के बीच में 1.7 है, तो 1.6 1.8 या 1.7 बीच में है, तो इसके ऊपर हम जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर, ये वाला पॉइंट हमारा, अच्छा सॉरी ये मैं गलत जगह मार्क कर रहा हूँ, -1 है ना, -1, 1.75, -1, 1.6, 1.8, 1.7, 1.75। ठीक है, देन कम्स 0,0। अच्छा ये भी देख लेंगे, क्यूबिक कर्व है, क्यूबिक कर्व की स्केचिंग भी आपके सिलेबस में आ चुकी है, ओ लेवल्स में भी है, आईजीसीएसई में पहले से ही थी। कैसे पता चला क्यूबिक है सर? बेटा ये एक्स स्क्वायर है, मैक्सिमम पावर यहाँ पर एक्स, जब मल्टीप्लाई होंगे तो मैक्सिमम इस पूरे जो इक्वेशन है इसकी पावर हो जाएगी 3। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन जो है ना, उसका शेप इस तरह से बनता है, अप डाउन अप, या डाउन अप डाउन। अगर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये वाला शेप आता है, अप डाउन अप, मतलब दो दफा अप, ध्यान में रखने के लिए, प्लस है कोएफिशिएंट तो दो दफा अप है। और अगर नेगेटिव एक्स क्यूब है, -2 x³ है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो डाउन अप एंड देन डाउन। टर्निंग पॉइंट दोनों केसेस में दो हैं, अगर पूरा इक्वेशन बनता है। अगर ax³ प्लस डी फॉर्म में है, y = ax³ प्लस डी फॉर्म में है, तो फिर उस केस में हमारा इस तरह का बनता है। ये मेरे क्यूबिक की एक्सप्लेनेशन में मौजूद है ये चीज। ठीक है, अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया इस चीज का। अच्छा अब यहाँ पर 0,0 हो गया, 1, -2.25, 1, -2.25, तो -2.2, -2.4, -2.3, और यहाँ अगेन -2.25, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर 2, -2, 2, -2, 2, विल बी अनदर पॉइंट, दिस वन। ठीक है, फिर है 3, 3.75, 3, 3.75, चेक करें अब जरा। 3, 3.75 है, 3.246, 3.8, 3.7, 3.6 है, 3.8 है, 3.7 है, उसके दरमियान में आ जाएगा 3.75। ठीक है, अभी हमारे पास सारे पॉइंट्स बन गए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, स्मूथ कर्व बनाना। अच्छा स्मूथ कर्व कैसे बनाए, इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है ना, इसको पहले यूं कर सकते हैं, इसको पहले आप ऊपर ले जाएं, फिर आप नीचे ले आएं, यूं कर लें, और इसको आप पेंसिल से करें। अच्छा अब देखें, इसके फौरन बाद अगर कोई बंदा इसको डायरेक्ट ज्वाइन करने की कोशिश करता है, मिसाल है यूं करके यूं ज्वाइन करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये ना समझेंगे ये मिनिमम पॉइंट है, कुछ लोग इसको मिनिमम पॉइंट समझ लेते हैं। कर्व का फ्लो ऐसे लेके जाएं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखें। ठीक है, तो आप स्मूथली ऊपर से टर्न लिया आपने, आप इसको घुमाएं, उसको घुमा भी सकते हैं जैसे मैं घुमा रहा हूँ। फिर ये नीचे आएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा। ठीक है, देखें अब ये मसला है ना कि ये बार बार मुझे बैक करता हूँ तो पूरी लाइन ही मिट जाती है। चले मैं इसको स्मूथ पूरा फ्री हैंड बनाता हूँ। ये हमने गया कर्व, ये गया। ठीक है, अब ये यूं चला गया, यूं चला गया, फिर मैं इसको घुमाते हुए यहाँ तक लेकर आया, फिर इसको मैंने घुमाया, घुमाते हुए मैं यहाँ चला गया।
इसके कुछ फ्लेक्स कर्व वगैरह भी मिलते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको नीचे जाते हुए यूं लेके जाता हूँ, प्रॉपर लेकर आता हूँ उसको। थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, खासकर ये आईपैड पे थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। पेपर पे थोड़ा ज़्यादा आसानी से हो जाता है। नहीं यार, क्या हो रहा है ये ज्वाइन हुआ, तो ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये आपका कर्व बन गया। तो अब इस तरह का आपका कर्व बनेगा। ठीक है, पेंसिल से आप ऊपर ले गए, नीचे लाए थोड़ा। अब देखें, इसको डायरेक्ट ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, शेप खराब हो जाएगा। दो टर्निंग पॉइंट्स नजर आने चाहिए। एक टर्निंग पॉइंट आपको यहाँ नजर आ रहा है, एक टर्निंग पॉइंट यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी और खूबसूरती आ सकती थी। तो अगर मैं प्रेसिजन इरेजर से मिटा दूँ थोड़ा सा, इसमें थोड़ी सी ब्यूटी आप लेकर आ सकते थे, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जब आप बना रहे होंगे ना, तो आपको नजर आ रहा होगा कि यार ये थोड़ा सा और अच्छा कर्व का शेप आ सकता है। लेकिन ये कब हो सकता है, जब आप पेन से ना करें, पेंसिल से करें। पेंसिल से करेंगे तो आप उसमें खूबसूरती और निखार लेकर आ सकते हैं। यहाँ आपको लग रहा है थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे सही था, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा था। ठीक है, तो इस तरह करके आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कर्व बन गया। अभी हम मार्किंग स्कीम क्या कहती है देख लें। -8.25 था, करेक्ट स्मूथ कर्व B2 FT फॉर 6 और 7 पॉइंट्स करेक्टली प्लॉटेड। पॉइंट्स थे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट्स प्लॉटेड है, परफेक्ट। देन B1 FT फॉर 4 और 5, एक 4 या 5 है तो एक नंबर, 6 या 7 2 नंबर, 2 नंबर तो मिल गए। अब कर्व बनाने का, करेक्ट स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व का मतलब क्या है कि आपने पेंसिल से बनाया है, स्मूथ बनाया, रूलर का इस्तेमाल नहीं किया। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, मोस्ट कैंडिडेट्स कैलकुलेट द वैल्यू करेक्टली, देयर वर इश्यूज फॉर सम इन कैलकुलेटिंग विद a नेगेटिव वैल्यू रिजल्टिंग इन इनकरेक्ट आंसर्स। Candidates were often able to plot the points from the table with the required accuracy, and almost all candidates gained partial credit at least. Fewer gave a correct curve. Some curves had poor curvature with ruled sections. एक तो कर्व सही नहीं बनाया और रूल्ड सेक्शन थे, रूलर का इस्तेमाल किया नहीं, रूलर का सेक्शन की इजाजत नहीं है। देखें यहाँ से क्या पता चलता है कि कर्व आपका जैसा भी बन रहा है भाई, जितनी इस्तेताद है उसके मुताबिक कर्व बना लें, बट रूलर का इस्तेमाल नहीं करें, बिकॉज रूलर का इस्तेमाल एग्जामिनर मना कर रहा है, रूलर का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो कर्वेचर, पुअर कर्वेचर विथ रूल्ड सेक्शंस और वर्टिकल सेक्शंस एट ईदर एंड ऑफ द ग्राफ। वर्टिकल सेक्शन का क्या मतलब है भाई, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन तो सेंस ही नहीं बनती कोई। A few candidates plotted the points but did not attempt to draw the curve. कुछ ऐसे भी महान थे जिन्होंने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, कर्व बनाने की जहमत ही नहीं की। पूरा सवाल बाकी का छोड़ा होगा, क्योंकि बाकी सारा काम जो आगे होने वाला है, अगले पार्ट्स, वो इसी कर्व पर बेस्ड है। अब वो जो आगे के पार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने बहुत गौर से इसको करना है इंशाल्लाह। तो हम पहले देखते हैं, तो असल चीज है कर्व बनाना। और इंशाल्लाह अगर हमारा एक एक्सेप्टेबल कर्व, जैसे मेरा कर्व बन रहा है, आज से अगर आपका बन जाता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे फ्री हैंड का इफेक्ट है, वो कोई मसला नहीं, कर बनना चाहिए बस, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं। द इक्वेशन x/4 2x² - x - 10। पहले देखें क्या ये लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन एग्जैक्टली मैच कर रही है टू द इक्वेशन दैट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, जो हमने प्लॉट किया है। जो कर्व हमें प्लॉट किया है और जो ये लेफ्ट साइड पे दिया है, क्या वो सेम है, ये देख लेते हैं। x/4 है, हाँ है। 2x² - x - 10, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब याद रखें, जब भी इक्वेशन गिवन होता है और ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना होता है, तो दोनों साइड्स को प्लॉट करते हैं। तो वन ऑफ द साइड्स शुड मैच विद द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व। दिस इज y, and y equals to x/4 bracket 2x² - x - 10 is already plotted. Another thing that we have to plot is y equals to k. ये y equals to k है। तो कह रहे हैं द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इक्वल्स टू दिस। तो अब ग्राफिकली देखा जाए तो ये भी प्लॉट होगा, कर्व जो ऑलरेडी प्लॉटेड है, और ये भी प्लॉट होगा y इक्वल्स टू k। डू वी ऑल नो दैट y इक्वल्स टू k इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन? डू वी ऑल नो दिस? तीन किस्म की लाइंस होती हैं भाई। कितनी किस्म की लाइंस होती हैं? तीन किस्म की लाइंस होती हैं।
देखिए वर्टिकल लाइन, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज करनी पड़ेगी रियाना। वर्टिकल लाइन x इक्वल्स टू k फॉर्म की जो लाइन होती है ना, दैट इज अ वर्टिकल लाइन। y इक्वल्स टू k फॉर्म में जो लाइन होती है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड वन लाइन इज अ slanting line. Slanting line is of the form, yes Sajid, you are right. Slanting line होती है ना, वो y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में होती है। So one is a vertical line, x equals to k. One is a horizontal line, y equals to k. And one is a slanting line, y equals to mx plus c. Okay? And there is two solutions, has exactly two solutions. Use your graph to find the possible values of k. अब आपने ये देखना है कि ये y equals to k की हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनेगी। क्या देखे, सवाल समझे। बोल रहे ये कर्व और ये लाइन जब ड्रॉ होते हैं ना, तो कितने सोल्यूशंस आते हैं भाई, एग्जैक्टली दो सोल्यूशंस आते हैं। अब हम आपसे पूछ रहा है यूज योर ग्राफ टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। बोल रहा है के की वो वाली वैल्यूज बताओ जिसपे जब y इक्वल्स टू के वाली लाइन बने तो y इक्वल्स टू के और कर्व के सिर्फ दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो। ग्राफिकली सॉल्यूशंस मींस, ग्राफिकली सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है भाई, ग्राफिकली सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ग्राफिकली इसका मतलब होगा पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ग्राफ्स। तो आप मुझे बताएं कि पीछे आए बताएं कहाँ कहाँ लाइन बनाएंगे कि दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। देखिए अगर कोई बंदा y इक्वल्स टू -1 पे लाइन बनाता है, मिसाल है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तीन सोल्यूशन है। अब आप मुझे बताएं कहाँ पर लाइन बनेगी कि हमारे पास जो है वो दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। देखिए यहाँ लाइन बनेगी, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां से लेकर यहां तक लाइन बनेगी, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आएंगे, दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये वाला पॉइंट पे लाइन बनेगी एट टिप ऑफ द कर्व, टर्निंग पॉइंट, इसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट, एट टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द कर्व, एक यहां पर और एक यहां पर। तो अगर मैं यहां पर लाइंस बना लेता हूं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दो लाइंस वाहिद लाइंस है जहां दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखें इससे नीचे देखेंगे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों लाइंस के दरमियान देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन अगर मिनिमम पॉइंट पे बनाएंगे तो भी दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर मैक्सिमम पॉइंट पे बनाएंगे तो भी दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या नजर आ रहा है आपको, -1, 1.75 था, तो y इक्वल टू 1.75। और यहां अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा है -2.8, -2.9, y इक्वल टू -2.9। तो उसने कहा था y इक्वल टू के, क्या कहा था, y इक्वल टू के कि के की कौन सी वैल्यूज होंगी, तो के की दो वैल्यूज बताएं कौन कौन सी हैं, 1.75 एंड -2.9। 1.75 और के इक्वल टू -2.9, ये दो वैल्यूज आ रही। अब सर ग्राफ में तो हमारी वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं थोड़ा बहुत। देखिए मैक्सिमम पॉइंट तो वैसे ही वाजे हो रहा था ना, मैक्सिमम पॉइंट तो ये लग रहा था यहीं से टर्निंग पॉइंट है। लेकिन अगर अब मार्किंग स्कीम देखते हैं वो क्या बात कर रहा है। दो आंसर्स बहरहाल मैंने कैसे दिए मुझे बताएं, ये बात समझ आ रही है। मैं फिर मार्किंग स्कीम में आपको दिखाता हूँ। स्ट्रिक्ट फॉलो थ्रू, फॉलो थ्रू का मतलब क्या होता है, फॉलो थ्रू का मतलब क्या होता है, बच्चे के कर्व के थ्रू। स्ट्रिक्ट फॉलो थ्रू रीडिंग वाई वैल्यू फॉर देयर मैक्सिमम एंड देयर मिनिमम। अब देयर का मतलब क्या है, देयर जो आपका मैक्सिमम है, देयर मैक्सिमम जो आपने बनाया उसका मैक्सिमम, देयर मिनिमम जो आपने कर्व बनाया उसका मिनिमम। इट कैन चेंज, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव क्यूबिक। उसके लिए शर्त क्या थी, एक ऐसा क्यूबिक बनाओ जो पॉजिटिव क्यूबिक हो। पॉजिटिव क्यूबिक का शेप ऐसा होता है, अप डाउन अप।
क्या हमारे क्यूबिक का ऐसा शेप था? हाँ भाई बिल्कुल था। अप डाउन अप, पॉजिटिव क्यूबिक का ग्राफ बना हुआ है, आपने स्केचिंग सीखी है, मैंने आपको बताया। तो अगर पॉजिटिव क्यूबिक है और मैक्सिमम भी है मिनिमम भी है, तो बस B1 डिपेंडेंट फॉर ईच। डीईपी का मतलब डिपेंडेंट, आपके कर्व पे डिपेंडेंट है। आपने जो पिछले पार्ट में कर्व बनाया, अगर वो ठीक बनाया है तो मार्क्स मिल जाएंगे, फिर टेंशन नहीं लेनी आपने। स्ट्रिक्ट फॉलो थ्रू रीडिंग वाई वैल्यू फॉर देयर मैक्सिमम एंड देयर मिनिमम। ये बिल्कुल परफेक्ट है। आंसर्स वेरी कर सकते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट क्या कहती है? मैनी कैंडिडेट्स डिड नॉट अटेम्प्ट दिस पार्ट, उनको समझ ही नहीं आया। एंड अदर्स डिड नॉट अंडरस्टैंड दे नीडेड टू गिव द एक्स वैल्यू एट द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉइंट्स ऑन देयर ग्राफ। हैं? अच्छा सॉरी, मैंने भी कोई गलती की है मुझे लगता है। नहीं नहीं, गलती तो कोई भी नहीं है, मुझे तो वैल्यू ऑफ के देनी है। यूज योर ग्राफ टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। एक्स की वैल्यूज थोड़ी मांगी है। अगर एक्स की वैल्यूज मांगता तो फिर मैं देखता कि जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, और यहां भी देखता है एक्स की वैल्यू क्या है, तो फिर एक्स की वैल्यू तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स की -1 है और 1.5 है। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो मांगा ही नहीं है इसने। अगर वो कहता ना द इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशंस फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, या फाइंड द टू सॉल्यूशंस, तो एक्स इक्वल्स टू समथिंग होता। बट यहाँ द के वैल्यू इज नॉट द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज द वैल्यू ऑफ वाई। प्लीज नोट, इट इज द वैल्यू ऑफ वाई। मार्किंग स्कीम क्या कह रही है देखें? स्ट्रिक्ट फॉलो थ्रू रीडिंग वाई वैल्यू। तो वाई वैल्यू पढ़नी थी। एग्जामिनर रिपोर्ट क्या कह रही है? मैनी कैंडिडेट्स डिड नॉट अटेम्प्ट दिस पार्ट and others did not understand they needed to give the x value at the minimum and maximum point on the graph. No, wrong. And others did not understand they needed to give the y value. How do we know? मैं बताता हूँ बेटा। Did not understand they need to give the y value at the minimum and maximum points on the graph. Common errors including giving the x values. देखा? From where the curve crossed the x-axis. while others attempted calculation. ना कैलकुलेशन करनी थी, ना एक्स इंटरसेप्ट निकालने थे, बल्कि वाई की वैल्यू देनी थी। नहीं, एमएस इज रॉन्ग नहीं, एमएस सही है। एग्जामिनर रिपोर्ट है ये। एग्जामिनर रिपोर्ट में गलती से उसने एक्स लिख दिया है। मार्किंग स्कीम तो परफेक्ट है ना। स्ट्रिक्ट फॉलो थ्रू रीडिंग वाई वैल्यू लिख रहा है ना, कि वाई वैल्यू देनी थी। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, वाई वैल्यू फॉर देयर मैक्सिमम, फॉर देयर मिनिमम, एंड दिस इज डिपेंडेंट मार्क ऑन ईच। आपके कर्व पे डिपेंडेंट है ये, ठीक है। और एग्जामिनर रिपोर्ट में गलती से लिख दिया कि अदर्स डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट दे नीडेड टू गिव द वाई वैल्यू। नमीर योर क्वेश्चन इज हाउ डू वी नो इट्स एक्स वैल्यू वाई वैल्यू? नबीर यहाँ पर उसने कहा बोला है कि सॉल्यूशंस निकालो, सॉल्यूशंस मींस वैल्यूज ऑफ एक्स, बट वो कह रहा है के की वैल्यू बताओ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। तो मुझे आपको ये जो के है ये क्या है? ये वाई इक्वल्स टू के है। तो एवरी साइड ऑफ द इक्वेशन इज वाई इक्वल्स टू, तो ये भी वाई इक्वल्स टू है, ये भी वाई इक्वल्स टू है। तो वाई इक्वल्स टू के is a horizontal line and k is the value of y. Did you get it, Nameer, now? So how do you know you had to find the maximum minimum point? बेटा यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था। उसने लिखा है दो सॉल्यूशंस है। कितने सॉल्यूशंस हैं? टू सॉल्यूशंस हैं। और y इक्वल्स टू के एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब आप बताओ ना, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ कहाँ बनेगी कि दो आंसर्स आएंगे? दो आंसर्स का मतलब दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल्स टू के फॉर्म वाली बनाता हूँ, तो क्या दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं? एक दो तीन, थ्री इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। तो तीन सॉल्यूशंस हो गए। कितने हो गए? थ्री सॉल्यूशन। हाँ, अगर वो कहता है वन सॉल्यूशन, अच्छा बाजू का रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के पूछता है। हाँ, यहाँ तो इसने कहा है ना पॉसिबल वैल्यूज जो कि दो ही हैं। बाजू का कहता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच देयर इज ओनली वन इंटरसेक्शन। तो बताओ क्या वैल्यूज होती, कौन बताएगा? अगर वो लिखता हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के,
मैं ये एग्जांपल देके समझा रहा हूँ यहाँ पर। अगर एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता फिर क्या करते? क्योंकि ऐसे सवाल तो आते हैं ना। एक सवाल से कई सवाल का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ भाई। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन क्या करोगे? एग्जैक्टली वन सोल्यूशन के लिए हाउ डू वी नो विच इंटरसेक्शन इट आर? देयर आर टू। कैन वी यूज द अदर इंटरसेक्शन? दो ही तो हैं, इसके अलावा कर ही नहीं सकते ना। हॉरिजॉन्टल लाइन मैक्सिमम पॉइंट पे बनेगी तो दो इंटरसेक्शंस आएंगे, यानी कि दो सॉल्यूशंस। या यहाँ बनेंगे तो। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बनाऊंगा तो तीन पॉइंट्स आ रहे हैं, देखो। अगर मैं ऊपर बनाऊंगा तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, एक सोल्यूशन आ रहा है। एक नीचे बनाऊंगा तो एक सोल्यूशन आ रहा है। अब मैं सवाल टेस्ट कर रहा हूँ ना। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन के लिए वैल्यूज ऑफ के बताओ। क्या होंगी वैल्यूज ऑफ के बताओ? एज पर माई ग्राफ। नहीं, वन इंटरसेक्शन वाली लाइन कहाँ कहाँ बनेगी? वैल्यूज ऑफ के बताओ, ये के की वैल्यू है। मतलब y इक्वल्स टू के में के की क्या वैल्यूज होंगी कि एक इंटरसेक्शन आएगी? कोई वैल्यूज ऑफ के बता सकता है? नमीर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में y की वैल्यू देखते हैं ना। मैंने इस इंटरसेक्शन पॉइंट की y वैल्यू अलग है, ना इसकी इंटरसेक्शन की पॉइंट की y वैल्यू अलग है। y वैल्यू दोनों की सेम है भाई। इंटरसेक्शन पॉइंट्स की x वैल्यूज अलग अलग होती हैं, y वैल्यूज अलग अलग नहीं होती। ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पॉइंट्स पे मिल रही है और दोनों पॉइंट्स का x अलग अलग होगा, जो कि सोल्यूशन कहलाता है। सोल्यूशन अलग अलग है, सोल्यूशन मुझसे नहीं मांगा। यही तो मैं समझा रहा हूँ। एक्स वैल्यू थोड़ी मांग रहा है मुझसे। एक्स वैल्यू मांगता तो एक एक्स की वैल्यू -1 होती, एक एक्स की वैल्यू मेरी 2 पॉइंट समथिंग होती। अगर सोल्यूशन मांगता या वैल्यू ऑफ एक्स मांगता तो ये देता, लेकिन उसने मुझसे वैल्यू ऑफ के मांगा है। वाई इक्वल्स टू के है तो के मतलब वाई वैल्यू है। तो वाई वैल्यू तो दोनों पॉइंट्स की सेम है ना भाई। सर देयर आर सो मेनी वैल्यूज फॉर वन इंटरसेक्शन, द लाइंस कैन बी इन सो मेनी प्लेसेस। तो वैल्यूज बताओ ना रेहान वर्मा, वैल्यू बताओ वैल्यू। वेरी गुड मानून, ऑल वैल्यूज। हाँ वेरी गुड मानून, यू हैव गॉट इट राइट, शाबाश। 3.8 है टू 1.76 एंड 3 to 8.6। ये कहाँ से आई है वैल्यूज? ओ नहीं नहीं, ठीक है कह सकते हैं। सही है रेहाना। आपने कहा कि 1.75 के बाद, तो यू कैन से के ग्रेटर देन 1.75। यस। और क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 3.75 तक मामला जा रहा है, इससे ऊपर जा नहीं रहा। वैसे तो अगर ये डोमेन बढ़ेगा, अगर ये डोमेन को बढ़ा देंगे तो कर्व ऊपर जाता जाएगा। तो फिर एनी वैल्यू ऑफ के ग्रेटर देन 1.75 will have exactly one intersection. So we can say k greater than 1.75। बट क्योंकि डोमेन लिमिटेड है, अगर मिसाल है अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन होता तो। अब चूंकि यहाँ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, तो फॉर द डोमेन -3 to 3, तो अब हम कहेंगे कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 1.75 बट लेस देन इक्वल्स टू 3.75। इक्वल्स टू भी तो शामिल है, बिकॉज के की वैल्यू अगर 3.75 है तो भी एक इंटरसेक्शन है, बट के की वैल्यू 3.8 हो जाएगी तो इंटरसेक्शन होगी ही नहीं।
मानून आपने जो आंसर दिया था वो ठीक था कि वैल्यूज अबव 1.75, बट कीपिंग इन माइंड दिस पर्टिकुलर कर्व which is starting from -3 and ending at 3, so the maximum value of y that can be taken is 3.75. So we will have to say that k lies between 1.75 and maximum 3.75, where 1.75 is not included. यहाँ इक्वल टू की साइन नहीं है क्योंकि 1.75 पे तो दो इंटरसेक्शंस है 1.75 के बाद. And Rihanna, you said 1.76. Who has told you that after 1.75 directly 1.76 comes? 1.75, 12, 1.7511. So rather than writing 1.76, you have to write greater than 1.75. ठीक है. इसी तरह k की वैल्यू -2.9 से नीचे अगर अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन होता तो k लेस देन -2.9. अगेन अगर डोमेन क्या होता, अगर अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन होता तो कि या तो ये हो या फिर ये हो फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन. बट ओवर हियर क्योंकि -3 से 3 है तो अगेन यहाँ पर भी लिमिटेशन है. -2.9 से नीचे एंड दिस इज -8.25, -8.25 से ऊपर. तो -8.25 से लेकर -2.9 तक. बट -2.9 इज नॉट इंक्लूडेड, -8.25 इज इंक्लूडेड. क्यों भाई? -8.25 इसलिए इंक्लूडेड है कि उस पॉइंट पे एक इंटरसेक्शन है, बट -2.9 इसलिए इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उस पे दो इंटरसेक्शन है. तो -2.9 से नीचे नीचे, बट -8.2 सॉरी -2.9, हाँ -2.9 से नीचे नीचे, बट -8.25 या उससे ऊपर ऊपर. ये हुदूद है एक की. तो -2.9 से लेकर -8.25 तक. मतलब लोअर वैल्यू पहले आती है, बड़ी बाद में आती है. ये मेरे आंसर्स होते. नाउ दिस गिविंग दिस would have been more complicated for us. This is the concept. अगर कभी ऐसा आ जाए then we have to consider this as well. ठीक है. और अगर मिसाल है कि 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाते then what would be the answer? Exactly 3 solutions. Exactly 3 solutions. Then what would be the answer? अब बताएं. वैल्यूज ऑफ के 3 सॉल्यूशंस हैं. तो -2.9 से ऊपर देखें 3 वैल्यूज आ रही हैं, और 1.75 से नीचे. -2.9 से 1.75 तक. -2.9 से 1.75 तक. ना 1.75 इंक्लूडेड होगा ना -2.9, क्योंकि -2.9 पे भी दो सॉल्यूशंस है और 1.75 पर भी दो सॉल्यूशंस है. तो -2.9 से ऊपर एंड 1.75 से नीचे 3 सॉल्यूशंस मुझे मिलेंगे. तो अब एक सॉल्यूशन वाला होता तो अगर डोमेन ही ना होता तो मेरे ये आंसर्स होते. बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है तो वी वुड हैव गिवन दिस आंसर. अगर एक सोल्यूशन है तो, अगर 3 सोल्यूशन है तो ये आंसर देते. बट क्योंकि यहाँ पर दो सोल्यूशन हैं तो सिर्फ दो ही वैल्यूज ऑफ के बनती है. इनइक्वालिटी फॉर्म में आंसर नहीं दे सकते. वन सोल्यूशन का आंसर भी इनइक्वालिटी फॉर्म में होगा, दिस एंड दिस. और 3 सॉल्यूशंस का आंसर भी इनइक्वालिटी फॉर्म में होगा, दिस एंड दिस. अच्छा, बाज औकात जब इस तरह का आंसर देना होता है ना तो वो ये वाला आंसर भी एक्सेप्ट कर रहा होता है कि यार चलो बच्चे ने डोमेन को कंसिडर नहीं किया, बट बात तो सही कर रहा है ना कि 1.75 के बाद या -2.9 से पहले. तो वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को मद्देनजर नहीं रखता, बट वो कर सकता है, पेनलाइज कर सकता है इस वाले आंसर पे वन सोल्यूशन के केस में. तो फिर हमें आंसर आइडियली देना यही चाहिए. असल कॉन्सेप्ट यही है, कीपिंग इन माइंड द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन. ठीक है, ये मैंने आपको एक बात समझा दी. अच्छा जी, फिर आ गया पार्ट नंबर डी. बाय ड्रॉइंग अ सुटेबल लाइन ऑन द ग्रिड फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ. रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब है कि डोमेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम -3 एंड एंडिंग एट 3. दिस इज कॉल्ड द डोमेन. फंक्शन में हमने पढ़ा था ना रेयान, ये डोमेन कहलाता है. द वैल्यूज ऑफ एक्स आर कॉल्ड द डोमेन एंड द वैल्यूज ऑफ वाई आर कॉल्ड द रेंज. वाई की सिंगल वैल्यू को इमेज कहते हैं, बहुत सारी वैल्यूज को रेंज कहते हैं.
तो अगर डोमेन यानी कि वैल्यूज ऑफ एक्स -3 से 3 है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है ना, ये तो नहीं कह रहा कि आप एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए बनाओ। हमने सीखा था ना फंक्शंस के अंदर, इफ यू रिमेंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर मींस एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। दिस मींस द कर्व विल बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। ना लोअर ना नीचे जाने की कोई लिमिट होने वाली है, ना ऊपर जाने की कोई लिमिट होने वाली। बट ऑफ कोर्स बिकॉज दिस इज अ ग्राफ्स ऑफ फंक्शन क्वेश्चन, तो हमें स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए कर्व बनाना पड़ता है। वैल्यूज आर स्पेसिफिक। दिस डोमेन एंड रेंज इज फ्रॉम द न्यू एडिशन, राइट? यस नमीर, फंक्शंस के अंदर ये 2025 से ऐड हुआ है, बिल्कुल सही। अच्छा, बाय ड्राइंग अ सुटेबल लाइन ऑन द ग्रिड फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ। अब देखें, ये इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं। नमीर, यहाँ पर उसने मुझसे रेंज कहाँ पूछी है बेटा? रेंज थोड़ी पूछी है। ये तो मैंने ऐसे डोमेन का वर्ड यूज कर लिया। वैल्यूज ऑफ एक्स को हमेशा से डोमेन कहते हैं। अगर ये नाम पहले नहीं भी कहा करते थे तो अब तो कह सकते हैं ना। लेकिन यहाँ रेंज थोड़ी पूछी है कि हम कहेंगे यहाँ पर जो है वो पुराने पेपर के अंदर आ गया है। ठीक है, तो कोई भी 2025 वाली चीज यहाँ पर टेस्ट नहीं हुई। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसके लिए एक उसूल बताया था। क्या इस उसूल बताया था? कि जब भी आपको एक इक्वेशन को सॉल्व करना हो ग्राफिकली, क्यों कैसे पता चला ग्राफिकली? कह रहा है बाय ड्रॉइंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्रिड। उस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इसका मतलब ही ग्राफिकल सोल्यूशन है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, गिवन कर्व की इक्वेशन से मैच करे। अब गिवन कर्व की इक्वेशन क्या है भाई? ये आपका गिवन कर्व की इक्वेशन है। इफ यू कॉपी दिस एंड इफ यू पेस्ट इट ओवर देयर, नाउ वी नीड, एक साइड पे हमें ये चाहिए। सही है। अभी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें तो दिस इज बेसिकली 2x³ -x² -10x/4, ये इक्वेशन है ये। ठीक है, 2x³ -x² -10x/4। जी बस, we need to make sure that the one side the same as the given equation. If it's not the same, we keep making changes to both right and left side. Very good बस, ये कॉन्सेप्ट चाहिए। हमें ये इंश्योर करना है कि दोनों में से कोई एक साइड एग्जैक्टली गिवन कर्व की इक्वेशन से मैच करे। अगर कोई एक साइड मैच नहीं हो रही है तो हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी यहां तक कि एक साइड मैच कर जाए। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास इस वक्त ये मौजूद है, जबकि हमें ये चाहिए था। तो क्या फर्क आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या करना पड़ेगा मुझे लेफ्ट साइड को अलाइन करने के लिए? आई विल हैव टू डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 4। गिवन इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 4। जैसे ही मैंने डिवाइड बाय 4 किया तो नाउ दिस साइड इज y equals to, and this is the curve equation। और ये जो है y equals to 2x-4/4, तो ये हो जाएगा 2x/4 -4/4। तो ये हो जाएगा ½ x -1। so this is the equation of the line। नहीं नहीं बस, हम बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी वेरिएबल से कभी मल्टीप्लाई नहीं होता। वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करते, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। और वेरिएबल अलबत्ता ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो x/4 से डिवाइड, गलती कर रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है, ये आपका इसको क्वाड्रेटिक है। ओवरऑल तो ये मिला के क्यूबिक बन रहा है। अगर इस गिवन कर्व को मल्टीप्लाई किया तो 2x³ -x² -10x बना ना। और यहाँ पर भी यही चीज दी हुई है। तो गिवन इक्वेशन में सिर्फ डिवाइड बाय 4 का ही तो फर्क है। ठीक है,
अगर ओवरऑल ये सब मिला लो तो ये गिवन इक्वेशन में है, कर्व के गिवन इक्वेशन में, और यहाँ वाले इक्वेशन में भी यही चीज है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट 4 की कमी है दोनों साइड पर। तो ये आपका कर्व का इक्वेशन हो गया, ये लाइन हो गई। कह रहा है माई ड्रॉइंग अ सुटेबल लाइन। अब लाइन कैसे बनाए, कुछ बच्चे पूछते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एक टेबल बना ले भाई, एक्स और वाई, कुछ वैल्यूज ले लें। जैसे एक्स अगर 0 लेंगे, वाई -1 आ जाएगा। फिर x2 ले लेंगे तो 2/2, 1 - 1, 2,0 आ जाएगा। 2 पॉइंट्स भी काफी होते हैं। तो 0, -1, 0, -1, दिस पॉइंट एंड 2,0, 0, -1 एंड 2,0। ये आपके जो है दो आ गए, 0, -1 एंड 2,0। ये दो पॉइंट्स हैं जो लाइन पे यकीनन लाए करने चाहिए। ये मेरी लाइन बन गई। Now this line that I have drawn is the equation of the line y equals to half x minus 1। अच्छा, क्या इसने मुझे लाइन की इक्वेशन पूछी थी? नहीं पूछी थी, लेकिन देंगे तो सही, नजर तो आएगी उसको। क्या उसको ड्रॉ करना पड़ेगा? हाँ, बाय ड्रॉइंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन लिखा है तो ड्रॉ तो करेंगे। क्या ड्रॉ करने के लिए जो टेबल बनाएंगे, जो वैल्यूज मैंने लिए, क्या ये भी दिखाएंगे? भाई ये तो ग्राफ पे डायरेक्ट भी दिखा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Sorry, sir, but could you please repeat the working out for this question? I don't understand after you divided by 4. Listen, I divided both the sides by 4. Now the left hand side of the equation is same as the equation of the curve. Do you agree, Rihanna? Then the left side is same as the equation of the curve, and that is already plotted. This is already plotted. एक ही सवाल पे माशाल्लाह से हमारा 1 घंटा निकल गया। इतनी पॉसिबिलिटी डिस्कस की, इतने सवालात आ गए कि ये एक ही नहीं डिस्कस हो रहा हमारा। दिस इज ऑलरेडी प्लॉटेड। चल, लर्निंग तो हो रही है ना, ऑलरेडी प्लॉटेड है ये। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि एक दो सवाल करवाऊं, लेकिन ऐसे कराऊं कि इससे बहुत सारी रेंज ऑफ क्वेश्चंस कवर हो। ठीक है, ये ऑलरेडी प्लॉटेड है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज टू बी प्लॉटेड। तो ये 2x - 4/4 कैन बी सिंप्लीफाइड टू 2x/4 -4/4। नहीं नहीं, हार्ड नहीं है नमीर, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में नॉर्मली। नॉर्मली ग्राफ्स ऑफ फंक्शन का ऐसे ही सवाल होता है। उसमें इसी तरह हमें अलाइनमेंट करनी पड़ती है और इसी तरह करना पड़ता है। बाज़ औक़ात तो सॉल्व करके हमें इक्वेशन बना के भी दिखाना होता है। तो टॉपिकल में ऐसे सवाल मौजूद हैं। अच्छा रियाना, सो वी वर डिस्कसिंग 2x/4 -4/4। 2x/4 इज x/2, 4/4 इज 1। सो जो लाइन जिसको इस वक्त प्लॉट करना है, द लेफ्ट साइड इज ऑलरेडी प्लॉटेड एंड दिस इज टू बी प्लॉटेड। टू बी प्लॉटेड या टू बी ड्रॉन, जिसको वो कह रहे हैं बाय ड्रॉइंग अ सुटेबल लाइन। This is to be drawn. Now I have to draw this line. Now coordinate geometry has taught us how to draw a straight line. कैसे ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन? रियाना, यहाँ तक समझ आया कि ये लाइन ड्रॉ करनी है? पहले ये बताओ। अच्छा, अब क्या लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ एक्स। खुद से कुछ वैल्यूज ऑफ एक्स डालते हैं इक्वेशन में, कुछ वैल्यूज डालते तो वाई के आंसर्स आते। तो आई जस्ट ट्राइड सब्स्टिट्यूटिंग एनी ऑफ द वैल्यूज बिटवीन -3 and 3। So I found 0 as one of the value, x0 डाला। When I put 0 over here, half into 0 minus 1 gives -1। तो x0 मैंने खुद से इनपुट किया, y -1 आ गया। From here I got the point 0, -1। I'll plot this, mark this point। Then I tried the value f of x2। 2/2 is 1, 1 minus 1 is 0, so I got 0। So 0, -1 and 2, 0 are the 2 points, 0, -1 and 2, 0। I have plotted both the points and I have drawn the straight line। अभी आंसर आया नहीं है, अभी आंसर आना है।
तो शुड बी टेक 3 वैल्यूज ऑफ एक्स इंस्टेड ऑफ 2। हाँ हाँ, साजिद, असल में ना लाइन 2 पॉइंट से बन जाती है, लेकिन मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 पॉइंट्स ही लेने का सिखाया है, उससे ज्यादा एक्यूरेट लाइन बनती है, ज्यादा बेहतर होता है। तो मसला नहीं, 2 से भी काम हो जाता है, बट अगर और थोड़ा प्रॉपर बनाना हो ना तो 3 पॉइंट्स ले लिया करो, ठीक है। तीसरा भी ले लेता हूँ क्योंकि मैंने तो सिखाया था। लेट्स ट्राई 4। 4 ले लेते हैं, तो एक्स 4 डालेंगे या 4 डाल दें। 4/2, 2 - 1 1 हो गया। 4,1 आ जाए यहाँ पर। तो 4 तो है ही नहीं, तो 3,1.5 होना चाहिए। तो 3 पे 1.5 आएगा। हाँ भाई, 3 पे 0.5, सॉरी, 3 पे 0.5 आना चाहिए। 0.5 से लाइन गुजर रही, लेकिन 2 पॉइंट से भी अगर लाइन आपने सही से बनाई है ना, तो वो सारे पॉइंट से गुजरेगी, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है साजिद। अच्छा, लाइन ड्रॉ करके उसने मांगा क्या था? फाइंड द सोल्यूशन, जो मैं ऊपर मना कर रहा था ना आपको, कि ऊपर आपने सोल्यूशन नहीं निकालने, वैल्यूज ऑफ के निकालनी है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के निकालनी है। यहां पर वो मुझे कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स। वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है। तो वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है भाई, आइए देखते हैं, नोट करते हैं सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स। एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स नोट करें। कितना हो गया? ये है -2.4। लिखते जाएं। माइनस -2.4। फिर आ जाएं, एक और इंटरसेक्शन पॉइंट नोट करें, ये वाला। यहाँ वैल्यू ऑफ एक्स नोट करें। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.35। ये हो गया 0.35। ठीक है। फिर आ जाएं, एक और नोट करें वैल्यू ऑफ एक्स। एक और वैल्यू ऑफ एक्स ये वाली है, यहाँ नोट कर लें। तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। 2.5 से 2.4 के बीच में है। 2.45 या 2.47 कर लेते हैं एहतियातन, 2.48 कर लें। ठीक है, वो तो मसला नहीं है ना। 2.4 ये था, 2.5 ये है। 2.45 बीच में होता है, 2.47, 2.48, जो आपका मुनासिब आपको लग रहा है। 2.47 ये वैसे भी एज पर योर ग्राफ होती है। 2.45 भी कह देंगे तो कोई बड़ा मसला नहीं है इतना। लेकिन थोड़ा सा उससे आगे जा रहा था तो मैंने उसी हिसाब से दिया। अब देखिए मार्किंग स्कीम क्या कहती है। सबसे पहले 2 नंबर मिलेंगे अगर आपने y = x/2 - 1 की लाइन बनाई है। तो क्या बनाई है y/x/2 - 1 की लाइन? हाँ भाई बनाइए। 2 नंबर मिल गए। अच्छा, पहला आंसर आपका -2.6 से -2.3 की रेंज में होना चाहिए। -2.6 से -2.3 की रेंज में है, हाँ है। टिक हो गया। अगला आंसर आपका 0.2 से 0.4 के दरमियान होना चाहिए। हाँ भाई, 0.2 से 0.4 के दरमियान भी है। अगला आंसर आपका 2.3 से 2.7 के दरमियान होना चाहिए। हाँ भाई, 2.3 से 2.7 के दरमियान भी है। तो ऑल 3 आंसर्स आर इन द रिक्वायर्ड रेलिवेंट रेंज। तो अगर ये सारे आंसर्स आपके तीनों ठीक है तो आपको एक्यूरेसी के 2 नंबर और मिल जाएंगे। बट एक्यूरेसी के दोनों नंबर डिपेंडेंट है ऑन M2। मतलब किसी ने अगर लाइन नहीं ड्रॉ की, मेथड के 2 नंबर नहीं लिए, तो एक्यूरेसी के 2 नंबर नहीं मिल सकते। एक्यूरेसी के नंबर लेने के लिए जरूरी था कि लाइन बनाई जाए। लाइन बनेगी तो मेथड के 2 नंबर मिलेंगे, वरना मेथड के मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेथड के मार्क्स नहीं मिलेंगे तो एक्यूरेसी का मार्क भी नहीं मिलेगा। एक सवाल में घंटा लगा दिया हमने, अभी समझ में आना चाहिए, अब तो बहुत हो गया। 1 और 3 4, 4 और 6 10, सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसमें आगे पीछे की चीजें भी डिस्कस की और यकीनन कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। बताएं, समझ आ गया? समझ में आ गया कब वैल्यूज ऑफ के देनी है, कब सॉल्यूशंस देने हैं। सॉल्यूशंस का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स है। कैन यू शो द लाइन वंस? नहीं, कंप्लीट तो करना है बेटा, आज कंप्लीट करना है, इसके अलावा और आज ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, मगरिब के बाद अभी जाना है इंशाल्लाह।
किसी ना किसी तरह डिस्कस करके खत्म करूंगा। लाइन दिखा दी है बेटा, चेक कर लें, ठीक है। ठीक है जहरा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन की है इसीलिए कि आपको कुछ फायदा हो जाए, कुछ ना कुछ लर्निंग हो उससे, ठीक है। अब देखें चलें, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हैं, क्वेश्चन तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे इंशाल्लाह। 4x + 7 = 16, 4x = 16 - 7 gives you 9, and x = 9/4। वैसे भी ये कैलोरी वाला पेपर है तो मिक्स फ्रैक्शन में देना चाहिए या इम्प्रॉपर में, या डेसिमल में। तो यहाँ डेसिमल में दे दें यार, 2.25। इतना बेसिक सवाल पेपर 2 में आएगा, कौन छोड़ेगा हलवा। तो ये है ही फ्री के मार्क्स। एग्जामिनर कह रहा है खा लो भाई। फिर कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन 5 4 20, 20 - 5 5 = 30, 5 5 = -10, y = -2। यहाँ से एक और आंसर आ गया। फिर कह रहे राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। इंटीजर्स का मतलब होता है होल नंबर्स, लेकिन इंटीजर्स जो है उसमें जीरो भी आ सकता है। -3.2 का मतलब होता है -1.5। ये आपकी इनइक्वालिटी है जनाब, यहाँ से यहाँ तक, जिसमें ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड है। तो -1.5 से 3 के दरमियान कौन कौन सी आती है? -1 आती है, 0 भी आती है, 1 भी आती है, 2 भी आती है। तो दीज आर ऑल द वैल्यूज। Write down all the integers that satisfy this inequality. It's -1, it's 0, it's 1, it's 2। याद रखें, 3 से लेस होनी चाहिए, मतलब 3 is not included। -1.5 या उसके बाद, -1.5 is included, but -1.5 is not an integer। -1.5 is not an integer, so this is excluded because it is not an integer। 3 is excluded because it is not included in the inequality sign। -1.5 क्यों एक्सक्लूड हो रहा है? क्योंकि इंटीजर नहीं है। 3 क्यों एक्सक्लूड हो रहा है? क्योंकि इनइक्वालिटी में शामिल नहीं है। लिहाजा इनके दरमियान शामिल हो जाएंगे -1, 0, 1 एंड 2। 9/4 भी इसने एक्सेप्ट किया है। कभी कभार इम्प्रॉपर भी एक्सेप्ट कर लेता है, बट आई नेवर रिकमेंड, कहीं कहीं वो इम्प्रॉपर देने पर काटता है। तो इम्प्रॉपर नहीं देना है, मिक्स्ड देना है, या फिर यानी कि 2 होल 1/4, या फिर डेसिमल 2.25। यहाँ उसने 9/4 और इक्विवेलेंट कह दिया। 9/4, -2, -1, 0, 1 2। ठीक है। देन ये आपके दो 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 नंबर 6 नंबर यहाँ हो गए। आई होप ये सबको क्लियर है, यहाँ पर किसी को कोई मसला नहीं है। जल्दी से एक्नॉलेज करें। रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक एक्स द सब्जेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 3xy = 4y - x। एक्स सब्जेक्ट बनाने के लिए एक तरफ लेकर आएंगे, 3xy + x = 4y। अब x को कॉमन ले लेंगे, तो 3y + 1 = 4y। और फिर x को सब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट बनाने का मतलब अकेला कर दें। कुछ बच्चे x लेफ्ट साइड पे भी लाते हैं, राइट साइड पे भी नहीं। सब्जेक्ट बनाने का मतलब है एक ही तरफ x होगा, लेफ्ट साइड पर बस। 4y/3y + 1। ये आपका पार्ट डी हो गया। 4y/3y + 1। ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज अ 4 मार्क क्वेश्चन। ग्रेट। सिंप्लीफाई, जब भी सिंप्लीफाई करना हो, द वेरी सिंपल स्टेप, फैक्टराइज both the numerators and denominator। Factorize the numerator and denominator both। वेरी सिंपल उसूल। ठीक है। अब अलग अलग फैक्टराइज कर लें। लेट्स लुक एट द न्यूमरेटर फर्स्ट। 12x² - 3y²। हाउ टू फैक्टराइज? दो टर्म्स, दो टर्म्स है, फैक्टर्स मतलब टेकिंग कॉमन। तो ले लें कॉमन। क्या लेंगे कॉमन? 3 कॉमन ले सकते ना। तो ये बन जाएगा 4x² - y²।
क्या ये फुली फैक्टराइज हो गया है? तो टू टर्म्स जब हो ना तो कॉमन के साथ साथ एक और चीज देखते हैं। टू टर्म्स जब हो तो एक चीज होती है कॉमन टेकिंग, और दूसरी चीज होती है फॉर्म आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज आइडेंटिकल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। कॉमन टेकिंग के बाद देखा करें क्या ये आइडेंटिटी लग रही है। यहां देखें लग रही है ये आइडेंटिटी। जी भाई लग रही है। 4x² is basically 2x whole square. This is y whole square. Now this is a square minus b square, which can be converted to a minus b, a plus b. ये मैंने फैक्टराइज कर दिया न्यूमरेटर। नाउ मूविंग ऑन टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कंप्राइजेस ऑफ 4 टर्म्स। अगर 3 टर्म्स होते हैं तो क्या करते हैं भाई? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। 3 टर्म्स हो तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। 4 टर्म्स हो तो क्या करते हैं? पेयर्स बनाते हैं और कॉमन लेते हैं। पहले देखें क्या पहले 2 टर्म्स में कॉमन निकल रहा है? ग्रुपिंग, वेरी गुड। ग्रुपिंग पहले दो, हाँ भाई कॉमन निकल रहा है। सो वी डोंट राइट इट इन अ फ्रैक्शन। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप पूरा फ्रैक्शन बार बार लिखते रहो। न्यूमरेटर अलग फैक्टराइज कर लो, डिनोमिनेटर अलग फैक्टराइज कर लो। चले मैं इसको इस तरह से लिख दूं, मिसाल है दिस इज इक्वल्स टू, ये कर दिया। यहाँ आपने इस तरह से लिख दिया कि न्यूमरेटर को मैं कर रहा हूँ, कोलन बना लिया। इसी तरह यहाँ भी हम डिनोमिनेटर कर रहे हैं, कोलन बना लिया। ठीक है, तो न्यूमरेटर को अलग कर लिया, डिनोमिनेटर को अलग कर लिया। ओ व्हेन वी डन फैक्टराइज देन रीग्रुप देम इन अ फ्रैक्शन। जी जी जी, ये स्मार्ट वर्किंग होती है ना। बार बार हम लिखते रहेंगे तो पूरा पूरा दोबारा दोबारा लिखना पड़ेगा। तभी हम फैक्टराइज कर रहे हैं, फिर उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लाके सिंप्लीफाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में अगर हम करें तो 2x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x+4। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर देखें -y को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x+4। अब ये क्या हो गया, x+4 आपको कॉमन नजर आ रहा है, फिर x+4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा -y। ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब आ जाएगा, वापस आ जाए अब। 3 टाइम्स 2x - y टाइम्स 2x+y, ये न्यूमरेटर था फैक्टराइज वर्जन, अपॉन x+4 टाइम्स 2x - y। अब आप सिंप्लीफाई कर लें, 2x - y कट गया आपका। क्या आंसर बचा भाई? 3 टाइम्स 2x+y डिवाइडेड बाय x+4। अच्छा, कोई बच्चा अगर ये 3 और 2x+y को मल्टीप्लाई करके दे देता है, मिसाल है 6x + 3y अपॉन x+4, तो ये भी एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ये और इक्विवेलेंट में क्लासिफाई हो जाएगा। ये वाला आंसर भी ठीक है। तो चूंकि ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है और सिंप्लीफाइड फॉर्म भी है। सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि भाई कम से कम जितने फैक्टर्स बचने थे बच गए, सिंप्लीफिकेशन हो गई। तो अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करके दे दें या कॉमन वाली फॉर्म में फैक्टराइज फॉर्म में देने, दोनों ठीक है। अब देखिए एमएस देख लें यहाँ पर, 3 टाइम्स 2x + y अपॉन x+4 या 6x + 3y अपॉन x+4, दोनों के दोनों फाइनल आंसर के तौर पे पेश हो सकते थे। इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं लिखी, यही 2 पॉसिबिलिटीज लिखी थी। तो whenever you have to simplify, factorize the numerator and the denominator separately and then cancel out। कैंसिल आउट करने के बाद आप आंसर जो बचता है दे दें, इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपके पास मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं जैसे यहाँ पर, एंड देन यू गेट द फुल मार्क्स। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस पार्ट एज वेल। यस, यहाँ तक बता दें, कोई कंफ्यूजन कुछ पूछना तो नहीं है?
चले अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर लिख दिया करें, बाकी जो आउटसाइडर्स हैं ना वो भी क्लियर लिख दिया करें ताकि मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल जाए ना। मेरे अपने स्टूडेंट्स क्लियर लिख रहे होते हैं, बाकी बहुत सारे नहीं भी लिख रहे होते हैं। यस। अरीशा, अरीशा मुदब्बिर, मारिया, नमीर, सिमरा, जहारा, आप लोग भी जरा एक्नॉलेजमेंट दे दें। इज एवरीवन क्लियर? चलें, ग्रेट। यहाँ तक हम सब अलाइंड है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। All right, we are resuming back. So we have done till question number 7, Alhamdulillah. Moving on towards question number 8. So this is the first part seems to be a similar triangle question. ADB and AEC are straight lines and BC is parallel to DE. हमने देखे मुख्तलिफ किस्म के पैरेलल फिगर्स होते हैं, सिमिलर फिगर्स, ये भी दो मशहूर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। दो इस तरह के फिगर्स हैं जिसके अंदर सिमिलैरिटी बहुत आसानी से लग रही होती है। ठीक है, यहाँ क्यों लग रही है भाई? क्योंकि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल जो है कॉमन एंगल होगा, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा, और इसी तरह तीसरा वाला एंगल भी बराबर होगा। तो 1 2 एंड 3, 1 2, कुछ ना भी बनाओ तो एक ही बात है खाली। वैसे भी दो एंगल सेम होता है, तीसरा भी सेम होता है, लेकिन सिमिलैरिटी के अंदर केसेस है। सिमिलरिटी में क्या केसेस हैं? टू साइड्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, तो मतलब दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो, इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो। कॉन्ग्रुएंट में सिमिलरिटी में क्या फर्क है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ऑल 6 डायमेंशंस आर इक्वल, 3 corresponding angles are equal, 3 corresponding sides are equal. But similarity में the corresponding sides are proportional, they are not equal, they are proportional, and the corresponding angles are equal. तो सिमिलैरिटी में साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है BC इज 9.8, BD is 2.7, DE is 5.6 and CE is 3.9। ठीक है, कंप्लीट द मिसिंग एंगल्स एंड रीजंस टू शो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AD। अब देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। अब नाम देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एंगल ए से कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल बी एंगल डी से कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल सी एंगल ई से कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अब सबसे पहले कह रहे हैं ट्राइंगल ABC, तो इसके केसेस ये होते हैं कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो, इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, या तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो, या फिर ट्रिपल ए, तीनों एंगल्स इक्वल हो। जहाँ ए की बात आएगी, एंगल की बात आएगी, वहाँ इक्वालिटी की बात आएगी, जहाँ साइड्स की बात आएगी वहाँ प्रोपोर्शनैलिटी की बात आएगी। तो यहाँ वो कह रहे हैं एंगल बी ए सी देखें, यहाँ से देखें, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, BAC इज इक्वल टू DAE। कैसे पता चला? नाम देखें, BAC का ऑर्डर देखें, सेकंड लेटर देन फर्स्ट लेटर देन थर्ड लेटर, तो यहाँ से उसी को फॉलो कर लें, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, DAE। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये BAC और DAE सेम ही एंगल है, क्यों? क्यों इक्वल है ये दोनों? कॉमन एंगल होने की वजह से इक्वल है। ये पहला रीजन हो गया, पहला एंगल सेम हो गया, उसका रीजन हो गया। ठीक है, ये तो बहुत आसान कर दिया इसने। वैसे आपको पता है टॉपिकल उठा लें आप, उसके अंदर आपको बाकायदा रीजंस भी देने पड़ रहे होते हैं, या तो आधा कहीं उसने खाली एंगल मांगा है, कहीं रीजन मांगा है, कहीं दोनों मांगे। फिर वो कह रहा है एंगल ABC, अब एंगल ABC मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इज इक्वल टू ADE, ABC इज इक्वल टू ADE, ABC इज इक्वल टू ADE। तो देखें ABC इज इक्वल टू ADE, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। क्यों बराबर है भाई? ABC इज इक्वल टू ADE, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं।
क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। पैरेलल लाइंस होने की वजह से क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हम पूरा रीजन दे देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग, इसमें शॉर्टकट को यूज नहीं करेंगे, पूरा लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और फिर कह रहा है एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, लेटर का ऑर्डर देखें, ए सी बी, ए सी बी, अच्छा यहाँ से देख, नाम से देख, सॉरी, ए सी बी फर्स्ट थर्ड सेकंड, तो यहाँ से देखें ए ई डी फर्स्ट थर्ड सेकंड, ए ई डी, ये हो गया ए सी बी, ये हो गया ए ई डी। क्यों बराबर है भाई? अगेन सेम रीजन, एज इट इज यही वाला रीजन यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब एंड में क्या आता है, एज द थ्री पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। और वी कैन ऑल्सो मेंशन एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, राइट? हाँ हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, बस सम कर सकते हैं, क्योंकि दो एंगल्स बराबर हो चुके हैं, तो तीसरा एंगल, अब एंगल सम ऑफ ट्राइंगल की वजह से बराबर हो गया। ठीक है, वी कैन डेफिनेटली डू दैट। अच्छा, उसने यहाँ पर बहरहाल कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही लिखा हुआ है, एक जगह डी ए ई लिखा है जो हमने लिखा था, और बाकी ए डी ई और ए ई डी लिखा हुआ है, लेकिन रीजन में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल भी वैलिड है, लेकिन यहाँ इसने क्यों नहीं लिखा हुआ, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ते हैं। Only a few candidates gave a fully correct answer using the correct geometrical terminology. Many candidates earned partial credit for identifying the three correct angles. Common errors in giving the geometrical reasons included because they are parallel or common angle or similar angle. Common errors के अंदर वो वाली बात, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल वाली बात मेंशन नहीं है, होनी चाहिए मेंशन। आई टोटली एग्री विद द पॉइंट बसाम, के ये होनी चाहिए और यूजुअली मार्किंग स्कीम्स में होती है। तो B1 for three correct angles in correct order, and B1 for two line for line 2 correct, and B1 for line 3 correct। अब यहाँ पर उसने corresponding angles ही लिखा है, जबकि एंगल सम ऑफ ट्राइंगल इज ऑल्सो द एक्सेप्टेबल रीजन। यहाँ से एक कंक्लूजन मिलता है बस साम, अगर मैं एक कंक्लूजन पकड़ लूँ और आपको बता दूं कि अगर कभी एंगल सम ऑफ ट्राइंगल के अलावा कोई और रीजन नजर आए, जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो फिर उस रीजन को तरजीह देना एंगल सम ऑफ ट्राइंगल पर। ये कंक्लूजन मार्किंग स्कीम देखकर बता रहा हूँ, लेटेस्ट वाली। ठीक है, अगर किसी का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है तो फिर एंगल सम ऑफ ट्राइंगल चलेगा, कोई रीजन है तो फिर वो रीजन देना। फ्यूचर में इसको फॉलो करेंगे, इन केस कोई एहतियात बेहतर होती है ना, कहीं हमारे मार्क्स ना कट जाए। अच्छा, जब सिमिलरिटी आ जाती है तो फिर तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल। तो अब वो कह रहा है ए डी और ए की लेंथ बताओ। अब आप रेशो जरा बनाए यहाँ से, ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन डी ई, और ए सी अपॉन ए, ये लिख लेते हैं। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ए बी की लेंथ क्या है, तो ए बी की लेंथ मुझे नहीं पता, बट मुझे ए डी की लेंथ मांगी है। तो अगर मैं ए डी की लेंथ को एक्स कह दूं, तो ए बी की लेंथ हो जाएगी एक्स प्लस 2.7, एक्स प्लस 2.7 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू, सब बीसी की लेंथ कितनी है, बीसी कितना है 9.8, बीसी कितना है भाई 9.8, और डी कितना है 5.6। ठीक है, एसी कितना है, एसी मुझे ए ही चाहिए, तो ए को मैं वाई कह देता हूँ, तो एसी हो जाएगा वाई प्लस 3.9।
ठीक है, और ए ई हो जाएगा वाई। तो अब अगर यहाँ से हम देखें तो इन दोनों का अगर हम पेयर लेंगे तो एक्स आ जाएगा, और इन दोनों का पेयर लेंगे तो वाई आ जाएगा। क्योंकि दो का पेयर लेते हैं ना, ये दो का पेयर लेंगे एक दफा, और एक दफा इन दो का। अब इसको मैं अगर ब्रेक भी कर दूं, ये आपने यहाँ से इसको लिया, कॉपी किया, मतलब आप तो लिखेंगे, और हमने ये पेस्ट कर दिया। यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जरा करके बताएं एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई यहाँ से। 9.8/5.6 तो सिंप्लीफाई भी होगा ना, 7/4 बन रहा है। चलिए अगर मैं ऐसे भी मल्टीप्लाई करूं, 5.6x प्लस 5.6 इंटू 2.7, 15। चलो यहाँ से पूरा सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। जी एक्स 3.6 आ रहा है, थैंक यू बच्चा। एक्स इक्वल्स टू 3.6। ठीक है, और जो दूसरा पेयर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से वाई आ जाएगा। क्या आएगा भाई वाई, वाई का भी बता दें। अच्छा, शो करना है तो थोड़ी एहतियात करनी होती है, मतलब थोड़ी वर्किंग दिखानी चाहिए। जैसे अगर मैं शो कहूँ, मैं कहूँ भाई कैसे दिखाऊं, तो मैं फिर ये कहूंगा कि थोड़ी सी वर्किंग दिखा दो। जैसे 5.6x, अब मैं तो इससे नहीं दिखा रहा था, मैं तो वैसे भी दिखाता हूँ कि अभी मैंने कहा आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं एहतियात में बता रहा हूँ कि इसको आपने वर्किंग दिखानी होगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ डंडी मार लें। शो वाले सवालात में तो आपको और एहतियात करने की जरूरत होती है। 15.12, 5.6x प्लस 15.12 इज इक्वल्स टू 9.8x। 9.8 माइनस 5.6 किया, ये आ गया 4.2x। 15.12 15.12 डिवाइडेड बाय 4.2 इज 3.6। ऐसे आपने शो करना है। ए डी को आप मान रहे हैं एक्स, ए को आप मान रहे हैं वाई। यहाँ से आपने एक्स को शो कर दिया, लिख भी दिया आपने, हेंस शोन। और इसी तरह सिमिलर वर्किंग आपने वाई की कर ली। सिमिलर वर्किंग वाई की कर ली, और यहाँ से प्रॉपर आपने वर्किंग शो की, और स्टेप्स के बाद आपका वाई का आंसर आ गया 5.2। सही है, शो डिटेल्ड वर्किंग। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कि आपने वर्किंग शो करनी है। वाई 5.2 शो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और एक्स लिखने के बाद यू कैन ऑलवेज रिप्लेस एक्स विथ ए डी। यहाँ एक्स की जगह ए डी लिख दें, और यहाँ वाई की जगह पे ए ई लिख दें आप। एंड में आप ए ई और ए डी ही आंसर के तौर पे पेश करेंगे, रादर देन एक्स एंड वाई। ठीक है, ये आपका पार्ट ए और पार्ट बी मुकम्मल हो गया। आगे कह रहा है कैलकुलेट एंगल डी ए ई। अब कैलकुलेशन की बात आ गई तो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगा, डी ए ई। अब जो लेंस आपकी आ गई है वो यहाँ नोट डाउन कर लें। एक्स आपका 3.6 ऐसे शो करवाया, मतलब कोई अगर शो नहीं कर पाता तो अब वो आंसर्स यूटिलाइज कर सकता है। शो का फायदा होता है, शो से ये फायदा होता है कि वो अगले पार्ट में यूटिलाइज हो जाती है इन्फॉर्मेशन। तो ये 5.2 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है। कैसे आएगा भाई ये एंगल, आपके पास तो सारी डायमेंशन हैं। डी ए ई एंगल निकालना है, तो डी ए ई ट्राइंगल में सारी डायमेंशन हैं, तीनों डायमेंशन आपके पास मौजूद है, साइड साइड साइड। कौन सा रूल लगेगा भाई, कोसाइन रूल लगेगा, कोसाइन रूल। cos ऑफ एंगल डी ए ई
is equals to 3.6 square plus 5.2 square, 3.6 square plus 5.2 square minus 5.6 square divided by 2 times 3.6 times 5.2। दो नंबर तो आपको यही मिल जाएंगे अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो। DAE जो है आपका कॉस इनवर्स हो जाएगा ऑफ अ पर्टिकुलर रेशो। तो आप निकाल लें फ्रैक्शन 3.6 स्क्वायर प्लस 5.2 का स्क्वायर माइनस 5.6 का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स 3.6 टाइम्स 5.2, 3/13 आ रहा है मेरा। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ दिस गिव्स यू 76.658। एंगल इन डिग्री को 1 डेसिमल प्लेस में देते हैं, 76.7 डिग्री, 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। देखिए जगह कितनी है और हमारी कितनी छोटे से उसमें काम हो गया अगर आपने सही अप्रोप्रिएट वर्किंग कर दी तो। 76.7 डिग्री, 76.65 से 76.66 तक एक्सेप्ट था, 76.7 1 डेसिमल प्लेस में आंसर था। किसी ने कोसाइन रूल का इस्तेमाल किया तो मेथड के 2 नंबर मिल गए। अगर किसी ने कोसाइन का दूसरा वाला वर्जन इस्तेमाल किया जो SAS वाला वर्जन है, लेकिन ये SSS वाला वर्जन है, तो राइट रेलेवेंट। आप अगर नोट्स देखें तो मैंने एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स में दोनों वर्जन बताए थे, SSS वाला भी और SAS वाला भी। तो अगर आप SSS वाली जगह में SSS वाला लगाएंगे तो डायरेक्ट मेथड के ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, देख रहे हैं। और अगर SAS वाले में आप SAS वाला लगाते तो दो दो नंबर मिलते डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि SSS लगाना था और आपने SAS लगा दिया तो आपको इस SAS वाले वर्जन पे 1 नंबर मिलेगा। रीअरेंज करेंगे तो फिर आपको बाकी नंबर मिल जाएंगे, बट मैं फौरन कह रहा हूँ पहले स्टेप पे, यहाँ पहले स्टेप पे 2 नंबर, आंसर पे तीसरा नंबर। ठीक है, यहाँ आंसर स्पेस में हम आंसर जरूर लिखें, 76.7 डिग्री। फिर आगे कह रहा है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ AB साइन C। ABC का एरिया पूछ रहा है, ABC का हाफ AB साइन C, हाफ इंटू लेंथ 1 इंटू लेंथ 2 इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ये वही एंगल है जो ऊपर निकाला हुआ है, इसीलिए मैं ज्यादा एक्यूरेसी पे लिखता हूँ, क्योंकि अगर अगले पार्ट में आप 76.7 लेंगे तो आंसर की एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाएगी पार्ट डी के। 76.658 इज द एंगल दैट यू शुड टेक। ठीक है, और जो दो साइड्स हैं वो कौन कौन सी लेंगे, एक आप लेंगे 2.7 प्लस 3.6 विच इज 6.3, और एक आप लेंगे 5.2 प्लस 3.9 which is 9.1, and now you multiply 0.5 into 6.3 into 9.1 into sine of 76.658. From here you get 27.891। अगर आपने यहाँ एंगल सही नहीं लिया होता ना, 76.7 लेते तो ये प्री मेच्योर राउंडिंग कहलाती। आपका यहाँ से आपका 3SF में आंसर बन जाएगा 27.9, करेक्ट टू 3SF।
ठीक है, from here we have got the answer 27.9 centimeter square. I think this was the last part of this question. So 3 and 4 makes 7, 7 and 5 makes 12. So this was a big question of 12 marks. ये पार्ट भी बिल्कुल आप देख लें. सिमिलैरिटी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल वाला सिलसिला लगाया बिकॉज द ट्राइंगल्स वर सिमिलर. हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का रेशियो निकाला है. And then we have shown the lengths that were asked. Okay, and these are the parts C and D. All right, moving on towards question number 9, part number A, B, C. A, B, C, and D are points on a circle center O. अब देखें, जब 4 पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करें A, B, C and D, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है? यस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या है? Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Add up to 180. ठीक है, आसान भाषा में add up to 180 एंड मैथमेटिकल जबान में सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम मिला के 180 होता है. ठीक है. अच्छा, मैंने हमेशा कहा डायग्राम वाले सवालात के अंदर पेंसिल से डायग्राम पे आप वैल्यूज पुट किया करो, सवाल पढ़ते जाओ, डायग्राम पे इंफॉर्मेशन भरते जाओ और डायग्राम को क्लोजली ऑब्जर्व करके और जो कनेक्शंस बनते हैं डायग्राम पे यूज कर लो. फिर आप देखो आपके सवाल आपके कदमों में होगा, चाहे वो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स हो, चाहे वो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन हो, चाहे वो सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी हो. तो अब जैसे आपने ये पढ़ा ना कि यार ये 4 पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाए कर रहे हैं, फौरन से आपने एंगल डी निकाल लिया. कितना आ गया एंगल डी? आपने कहा दिस इज 180 माइनस 126. आप बेशक वर्किंग आप बताते भी रहो कि एंगल ए डी सी जो है, फिर हम पढ़ लेंगे क्या मांगा है. एपिसोड में सवाल पूरा नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो निकल रहा है तो निकाल लें. कुछ एक्स्ट्रा भी निकाल लेंगे तो गुना नहीं मिलेगा भाई, याद रखें ये बात. लेकिन एटलीस्ट साथ साथ पढ़ते जाएंगे निकालते जाएंगे ना तो बहुत आसानी रहेगी इंशाल्लाह. अच्छा, फिर आया ओ डी ई 90 है. अच्छा, कैसे बताया? ए ओ डी एंड ओ सी ई. ए ओ डी एंड ओ सी ई आर स्ट्रेट लाइंस. ठीक है. डी ई इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट डी. वेरी गुड. तो ये रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा. ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर. यहाँ से हमें पता चला कि टेंजेंट है, इसका मतलब ओ डी ई मेरा 90 डिग्री है. ये बात हम लिख देते हैं. अच्छा, इससे फिर हमारे पास एक और एंगल आ जाएगा वजूद में, ये वाला 90 माइनस 54 वाला, एंड दिस इज 36 डिग्रीज. कुछ क्वेश्चन आया है, पहले वो देख लें, बाकी तो पार्टिसिपेशन है. एंगल AD is 90 डिग्री because the diameter is perpendicular with the tangent. हाँ, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, लेकिन रेडियस अगर वही रेडियस एक्सटेंडेड है या पूरा डायमीटर बन रहा है तो हम डायमीटर भी कह सकते हैं. वैसे रेडियस होता है स्पेसिफिकली, अगर पूरा डायमीटर नहीं भी बना हुआ, सिर्फ अगर एक रेडियस भी बना हुआ है, दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर. So in the syllabus it has removed the angle cap. What happens if we write it? नहीं, एंगल का कैप तो देना ही होता है बेटा. सिलेबस के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा तो एंगल का वर्ड लिखा होगा. अगर एंगल का वर्ड होता है तो इट्स एंगल ओ डी ई. लेकिन अगर अगर हम एंगल का वर्ड नहीं लिखते हैं तो ओ डी ई के साथ डी पे एंगल लगाना पड़ेगा, कैप. कौन से सिलेबस ने कैप हटाया है? कहाँ लिखा हुआ है कैप हट गया है? एंगल का वर्ड होता है तो कैप नहीं आता, और अगर एंगल का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो फिर बीच वाले लेटर पे कैप आता है.
Angle OCD will be 54 as well, which gets us angle DCE, which allows us to use sine rule to find CE. Math 2025 I saw Zenematics video of syllabus change. अच्छा ये बात सिलेबस चेंज की तो चेंजेस तो वाजे हैं, लेकिन ये एंगल हटा है इस हवाले से तो आई डोंट थिंक कोई ऐसी इनोवेशन मैंने देखी है। इसको देखना पड़ेगा सिलेबस के अंदर भारल। कैप खाली इंडिकेट करता है रेयान कि ये एंगल है। दैट्स इट। ठीक है, चले इसको छोड़ें अब, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नमी टू योर क्वेश्चन, अगर आप कैप लगा रहे हो तो मना गुना नहीं मिलेगा बेटा, अब लगाओ ठीक है। अगर आप समझ रहे हो कि सिलेबस में नहीं भी है, अगर ऐसी कोई बात है भी तो जो मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा अब देखें, सबसे पहले बोला गया कि ओ सी डी वाला एंगल भी 54 डिग्री होगा। वाई सो, क्यों भाई ऐसा? बिकॉज ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि सेंटर है ना, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक रेडियस होता है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये रेडाई ऑफ द सेम सर्कल कहलाते हैं, रेडियस का प्लूरल। यहां से पता चलता है कि ट्राइंगल ओ डी सी, ट्राइंगल ओ डी सी इज आइसोसेलेस। यहां से पता चलता है कि ट्राइंगल ओडीसी जो है मेरा क्या है, आइसोसेलेस है। ठीक है, अच्छा यहां से अगर मैं एंगल ओ निकालना चाहता हूं तो वो भी निकाल सकता हूं। 180 माइनस 54 टाइम्स 2 इज 72 डिग्रीज। सवाल ये पैदा होता है चाहिए क्या मुझे, व्हाट इज नीडेड। ए बी सी दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, रेडियस ऑफ द सर्कल चाहिए। बस हम सी आई डोंट थिंक इज रिक्वायर्ड, डू वी रियली नीड सी? बस हम अगर इस एंगल से ये वाला एंगल निकाल भी लेंगे और साइन रूल लगा के सी भी निकाल सकते हैं, सी डी भी निकाल सकते हैं, फिर सी डी की बेसिस पर आर भी निकाल सकते हैं, तो वो लंबा हो जाएगा। ये डायरेक्टली ट्राइंगल बन रहा है जिससे हमारा रेडियस निकल सकता है। बस इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट। नाउ इफ वी कंसिडर ट्राइंगल ओ डी ई डायरेक्टली, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एंगल 72 के सामने जो साइड है, दिस इज कॉल्ड द ऑपोजिट एंड दिस इज द एडजेसेंट, 90 डिग्री और एंगल के दरमियान। तो एडजेसेंट इज रिक्वायर्ड, सो इट्स tan 72 degrees is equals to opposite over adjacent. ठीक है, and from here we can easily find the value of r. 10.5 divided by tan 72, and the answer that we are getting is 3.4117, working in 5 significant figures, remember बताया था मैंने, and the final answer in 3 significant figures, 3.41. The radius is 3.41 centimeter. किसी ने अगर एंगल डीओसी निकाल लिया तो 72 डिग्री, उसको 72 डिग्री घुमा फिरा के निकाला था तो उसको 2 नंबर मिल गए। अगर नजर भी आ गया उसको, सीन और इम्प्लाइड, किसी को डीओसी नजर आ गया ना, उसने कैलकुलेशन मेरी मेरी तरह की हवा में डायग्राम पे 72 डिग्री नजर आ गया, 2 नंबर मिल गए। एंगल ओईडी 18 नजर आ गया, एंगल ओईडी कौन सा है भाई? अच्छा ये वाला एंगल। अगर ये भी 18 नजर आ गया, क्योंकि अगर किसी ने इन तीनों का सम मिला के 180 से इक्वेट करके ओईडी निकाल लिया तो भी ठीक है। बाकी रिफ्लेक्स एंगल भी निकाल सकते थे, और हमने जो लिया था मेथड 2, 2 नंबर मेथड के मिल गए। रेडियस इक्वल टू 10.5 अपॉन tan देर 72 जो उन्होंने निकाला था, 2 नंबर 72 डिग्री के, 2 नंबर इस tan के लगाने के, और 1 नंबर आंसर का। तो ऐसे 5 मार्क्स मुकम्मल हो गए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है, और 5 नंबर मिल गए हमें। Why didn't we just send 10.5 to tan and multiply? हाँ हाँ नमीद, ये मैथमेटिकल बेसिक वीकनेस है आपकी। आप कह रहे हो 10.5 को मल्टीप्लाई कर देते,
10.5 ऊपर है, नीचे नहीं है। अगर ये r अपॉन 10.5 होता तो 10.5 मल्टीप्लाई होता। r तो डिनोमिनेटर में है, तो r जो है वहां जाएगा और 1072 नीचे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। कभी भी किसी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए हो, किसी अननोन की वैल्यू चाहिए हो, उसको न्यूमरेटर में भेजते हैं। तो r को वहां भेजेंगे, 1072 को यहाँ लाएंगे, तो r विल बी इक्वल टू 10.5 अपॉन 1072 will give you the value of r. I hope, Namir, I'm clear with this. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट शुड बी पॉजिटिव, ऐसा नहीं, ये नहीं। सब्जेक्ट का तरीका होता है कि हमेशा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर ले जाएंगे, तो 1072 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा। दिस विल बिकम आर इक्वल्स टू 10.5 अपॉन 1072. How did you get 72 degrees? Got disconnected during that part. साजिश 72 कैसे लाया? 126 की बेसिस पर 54 लेकर आया, 180 माइनस 126। फिर ये दोनों रेडियस थे आइसोसेलेस की वजह से, इफ दिस इज 54 दिस इज आल्सो 54। देन ट्रायंगल ODC, द एंगल सम इज 180, so 180 minus 54 gives you 72. Okay, great. चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन हैज बीन डन, द आंसर हैज बीन मैच्ड विद द मार्किंग स्कीम। So why you take length of DE for opposite in tan? Shouldn't you take DC? But this is the right angle triangle, my man. What are you doing? The triangle I am considering is triangle ODE. This is the right angle triangle, and this is the angle. We have been given the opposite, and we need to find the adjacent. So tan 72 is opposite upon adjacent. Let's suppose if this angle is 18, and if we are considering the angle 18, then opposite will be R, and the adjacent will be 10.5. 90, between 90 degree and the given angle is adjacent. So this is 90 degree, and this is the given angle 72 that we are considering. So this is adjacent, and opposite to the given angle is called the opposite, and opposite to the 90 degree is called the hypotenuse. I hope these basics are clear. And if it's not, then you need to go back and watch the lecture on trigonometry. All right, again a 5-mark question, part number B. And this, I was confused about which triangle. Thank you. Okay, great. I hope everyone is clear. अब कोई सवाल नहीं है इस क्वेश्चन के हवाले से? All good, all clear? Acknowledgement required. Okay, 9 part B. P and Q are points on a different circle, center O. P and Q are points on a different circle, center O. The angle of the minor sector POQ is 82 degrees. The length of the minor arc PQ is 7.3 centimeters. Calculate the area of the major sector. तो पहले तो मेजर सेक्टर का एंगल पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। First, let's find the angle of this sector. The major sector. What is the angle? What is the formula for the area of the major sector? Theta upon 360 into pi r square. So 360 minus 82 gives you 278. We have the angle, right? Now we need the radius. For radius, we have been given the length of the minor arc. So the basic usul, the basic rule of mathematics is that whenever we have been given something, we need to use the formula. And whenever we have been asked something, we need to use the formula. चाहे कोई चीज दी जाए या मांगी जाए, formula इस्तेमाल होगा.
तो अब अगर मैं लेंथ ऑफ द माइनर आर्क का फॉर्मूला इस्तेमाल करूं तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क? आर पी क्यू is equals to theta over 360 multiplied by 2 pi r, and r is unknown. But r PQ is given. How much is it? It's given 7.3 centimeters. So I'm just writing 7.3 over here. From here I can get the radius. How to get the radius? 360 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे, 82 डिग्री को डिवाइड करेंगे और 2 पाई को भी डिवाइड करेंगे तो आर आ जाएगा। तो अगर मैं एक साथ कैलकुलेशन करके बताऊं, 7.3 मल्टीप्लाई बाय 360, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड 82 भी नीचे आएगा एंड 2 पाई भी नीचे आएगा तो रेडियस आ जाएगा 7.3 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 82 इंटू 2 पाई। वैल्यू आप थोड़ी एग्जैक्ट लेंगे, रेडियस मेरे पास आ रहा है 5.1007, 5 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। देन आई हैव टू फाइंड द एरिया of the major sector. So the angle is 278. So theta लेंथ माइनर आर्क की दी हुई है लेकिन एरिया मेजर सेक्टर का मांगा है 278 अपॉन 360 multiplied by pi r square. The value of r is, we have already found that. बल्कि कैलकुलेटर में एग्जैक्ट वर्जन भी मौजूद है, so we can just square the exact version on our calculator screen. Then we multiply it by pi, then we multiply it by 278 divided by 360. एग्जैक्ट वर्जन जो मेरे पास कैलकुलेटर पे आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा, डेसिमल में आ रहा है 63.118 It's continuing, but this is in 5 SF and then we round it off to 3 SF and the answer is 63.1. And here we go, we have given the right answer, 63.1 centimeters square. Alhamdulillah, this is the right answer. So 360 into 7.3 upon 2 pi times 82 gives you method 2 marks. Then theta upon 360 into pi r square gives you another 2 marks. तो 2 मार्क मेथड के आपके आर निकालने के, 2 मार्क एरिया के करेक्ट फॉर्मूला लिखने के एंड 1 मार्क आपके आंसर का, एंड यू हैव गॉट द 5 मार्क्स. This is the simplest and easiest possible working that could be done. Theta upon 360 into 2 pi r. जी बस हाँ बिल्कुल ठीक. Sir, why did you take 2 pi r and not pi r square in the first step? Because this is the arc length. Arc length का फॉर्मूला circumference का जो है 2 pi r होता है. And this is the formula for area. Look, अब तो सिलेबस में फॉर्मूला भी लिखा हुआ है ना. Area formula is pi r square and circumference is 2 pi r. तो आर्क लेंथ इज पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट आर्क लेंथ कहलाती है. तो इसीलिए आर्क लेंथ की बात करते हैं तो थीटा ओवर 360 अ फ्रैक्शन ऑफ 2 पाई आर, थीटा ओवर 360 into 2 पाई आर. एंड एरिया के लिए अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एरिया, थीटा ओवर 360 into पाई आर स्क्वायर. I hope I have clarified my point. Have I or have I not? Yes. Is the point clear? Have I been able to clarify the point?
Yes, take a screenshot and just acknowledge, is everyone clear till here? Okay, moving on toward the last and the very last question of this paper, question number 10. The cost of apples is X cents per kilogram. Meena spends $9 on apples. Write down an expression for the mass in kilograms of apples Meena receives. इसको इस तरह से सोचें. X cents. 1 kg is equals to X cents. Now, how much does Meena have? $9, and $9 means 900 cents. तो कुछ को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या करें, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला अप्रोच कर लें. जब एक्स सेंट्स में 1 kg आता है तो 900 सेंट्स में कितने केजी आएंगे, तो वाई कर देते हैं, वाई केजी आएंगे, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी उसने इन्वॉल्व किया हुआ है. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई. सो वाई एक्स इज इक्वल्स टू 900 एंड वाई इक्वल्स, ये वर्किंग यहां करनी है आपको. y equals to 900 and y equals 900 upon x. So this is going to be your final answer, 900 upon x. किसी को समझ में नहीं आया ना कि डिवाइड करना है? मुझे तो देखते ही समझ आ रहा है कि 900 सेंट्स है, x सेंट्स का 1 किलोग्राम है, तो 900 सेंट्स में कितने होंगे, 900 अपॉन x. ये आपको एक्सप्रेशन देना था, इसलिए इट वाज अ 1 मार्क क्वेश्चन. बट इन केस अगर कोई डायरेक्ट नहीं दे पाता तो उसके लिए मैंने ये वर्किंग की है, जबकि दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज ऑप्शनल. डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता था. पार्ट बी. The cost of pears is 40 cents per kilogram more than the cost of apples. एप्पल्स की x सेंट्स थी, पेयर्स की हो जाएगी, पेयर्स की कॉस्ट हो जाएगी x प्लस 40 पर केजी. पेयर्स की हो जाएगी x प्लस 40. मीना स्पेंड्स $9 ऑन पेयर्स. तब पहले तो यहां रुक जाए, कितने केजीज पेयर्स के परचेज होंगे, उसके 900 अपॉन एक्स केजीज थे, इसके 900 अपॉन एक्स प्लस 40 केजीज होंगे. पेयर्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, है ना, यहाँ 900 अपॉन एक्स केजीज थे ना एप्पल्स के, तो पेयर्स के कितने केजीज होंगे, 900 अपॉन एक्स प्लस 40 केजीज होंगे. अच्छा, अब जरा देखें, क्योंकि पेयर्स की कॉस्ट ज्यादा थी तो पेयर्स कम आए होंगे, और क्योंकि एप्पल की कॉस्ट कम थी तो एप्पल ज्यादा आए होंगे. तो कह रहे थे मास ऑफ पेयर्स मीना रिसीव्स इज 0.75 kg लेस देन द मास ऑफ एप्पल्स. पता चला जो केजी हमें एप्पल्स के मिले थे और जो केजी हमें पेयर्स के मिले थे उनमें कितना फर्क था, कितने केजीज का फर्क था, 0.75 केजी का फर्क था. अच्छा, याद रखें, जब ये इक्वेशन बनाना है ना, तो इक्वेशन के लिए डेसिमल को अवॉइड करें. तो अवॉइड करने के लिए बेहतर होता है कि डेसिमल को आप फ्रैक्शन में पहले ही कन्वर्ट कर दें. और अगर नहीं समझ आ रहा कैसे, तो कैलकुलेटर पे टाइप कर दें 0.75, कैलकुलेटर खुद उसको फ्रैक्शन में कर देगा. एंड कैलकुलेटर ऑल्सो गिव्स 3/4. अच्छा, आप मुझे बताएं कि शुड आई राइट एप्पल माइनस पेयर्स इक्वल्स टू 3/4, और शुड आई राइट पेयर्स माइनस एप्पल इक्वल्स टू 3/4? यस. पहला वाला वैलिड है या दूसरा वाला? पहला वाला, पहला वाला वैलिड है. वाई? रियाना, आपने सही लिखा था बेटा. वॉट एवर यू रोट प्रीवियसली वॉज राइट. यस, द फर्स्ट वन इज राइट. वाई? बिकॉज एप्पल्स ज्यादा आए हैं, पेयर्स कम आए हैं. एप्पल ज्यादा आए हैं, पेयर्स कम आए हैं, और मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. वेरी गुड. तो इसलिए 900 अपॉन एक्स इज द बिगर वैल्यू. 900
So we are choosing apple minus pear equals 3/4. So 900 upon x is apple's ka mass, and 900 upon x plus 40 is pear's ka mass, and the difference is equals to 3/4. The only thing that we now have to do is dealing with this algebraic fraction. So x times x plus 40, दोनों ही algebraic denominators जो हैं algebraic fraction में denominator दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसकी वजह से 900 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 40 से, और माइनस 900x। आपको पता है यूनिट 2C है ये, जो हमारे LMS पे भी अपलोडेड है ना, उसके मुताबिक ये कौन सा यूनिट है? यूनिट 2C। उसमें बहुत सारे टॉपिकल में सवालात हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये एरिया पॉलिश होगा इंशाल्लाह। तो याद रखें x was the denominator, LCM में इस चीज का इजाफा हो गया, because x is being multiplied by x plus 40, so the numerator 900 will also be multiplied by x plus 40. सिमिलरली यहाँ पर x प्लस 40 था, यहाँ पर x था, क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 900 भी x से मल्टीप्लाई होगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3/4। फिर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 900x प्लस 9 into 4 is 36, 3 zeros gives 36,000 minus 900x, ठीक है, और यहाँ से इक्वल्स टू 3/4 ऑफ x स्क्वायर प्लस 40x। यहाँ से फिर आप इसको कैंसिल कर देंगे, फिर आप जब 4 को 36,000 से मल्टीप्लाई, अच्छा अब नाउ द सिंपल थिंग इज 4 को 36,000 से मल्टीप्लाई करें, 3 को डिवाइड कर दें। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स यू 48,000। 36,000 multiply by 4 divided by 3 is equals to x squared plus 40x, and from here you got x squared plus 40x equals 48,000, और एक तरफ ले आएंगे तो minus 48,000 equals to 0। शो वाला क्वेश्चन था ना, तो you have to be very careful, form an equation and show that it simplifies to, yes you have shown, you have successfully shown। एलसीएम जब होता है ना अलजेब्रा के अंदर, तो नमीर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स है और एक्स प्लस 40 दोनों के दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर क्योंकि एक्स था, इजाफा एक्स प्लस 40 का हुआ, तो यही एक्स प्लस 40 को 900 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ एक्स प्लस 40 डिनोमिनेटर में था, इजाफा एक्स का हुआ, तो इस 900 से भी एक्स को मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। पहला पार्ट 4 मार्क का था, वी हैव सक्सेसफुली रन दिस, देन वी आर टोल्ड टू सॉल्व द इक्वेशन, एंड यस द पार्ट डी इज द लास्ट पार्ट। पार्ट सी इज सॉल्व द इक्वेशन, शो योर वर्किंग। अगर मिडल टर्म ब्रेकिंग हो रही है तो ठीक है, वरना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। अभी क्योंकि फैक्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, x इक्वल्स टू -40 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a टाइम्स c अपॉन 2 टाइम्स a, the root of 40 square minus 4 times minus 48,000, 440, हाँ ये 440 आ गया, एग्जैक्ट आ गया, मतलब इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग भी पॉसिबल थी। -40 प्लस माइनस 440 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से दो आंसर्स आएंगे, -40 प्लस 440 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 200, और -40 माइनस 440 डिवाइड बाय 2 गिव्स यू -240। सॉल्व द इक्वेशन है, यहाँ x के दोनों आंसर्स आप लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 200
और x इज इक्वल टू -240. Normal use of quadratic formula or factorization could also be done. Method 1 है. Method 2 could be factorization. X square plus 240x minus 200x minus 48,000 equals to 0. ये मिडल ब्रेकिंग होती है आपकी. जब यहाँ से x कॉमन ले लेते तो x प्लस 240 होता, और यहाँ से अब -200 कॉमन ले लेते तो फिर अगेन x प्लस 240 होता इक्वल्स टू 0. x प्लस 240 को अब यहाँ से दोबारा कॉमन ले लेते तो यहाँ से x माइनस 200 हो जाता equals to 0. And then you would have got x equals to -240 और x equals to 200. दोनों मेथड्स यहाँ पर पॉसिबल थे. फैक्टर्स निकाल लेते या फॉर्मूला लगा लेते और आंसर्स दे देते 200 एंड -240. ठीक है. अच्छा, फिर यूजुअली आखिरी पार्ट होता है एप्लीकेशन. Narinder buys 1.5 kg of apples and 0.8 kg of pears. Work out the total amount he pays in dollars. तो पहले हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं ना, x की वैल्यू निकाल लेते हैं. मुझे बताएं, x 200 है, -240 है, कौन सी x की वैल्यू लेनी चाहिए पार्ट डी के लिए? x was the cost, x cents per kg. एप्पल्स की कॉस्ट थी x cents. एप्पल्स की कॉस्ट है x cents per kg. तो x की वैल्यू क्या लें? 200 ले, -240 लें? कॉमन सेंस है, 200 ही लेंगे. 200 सेंट्स पर केजी. और पेयर्स की अगर हम बात करें तो पेयर्स की अमाउंट थी 40 सेंट्स. महंगे थे पेयर्स, 240 सेंट्स हो जाएंगे. 240 सेंट्स पर केजी. ठीक है. तो ये $2 हो गया बेसिकली, और मुझे तो डॉलर में चाहिए. वर्क आउट द टोटल अमाउंट ही पेज इन डॉलर्स. तो ये आपका $2 हो जाएगा और ये आपका $2.4 हो जाएगा. नरेंद्र बाइज 1.5 kg ऑफ एप्पल्स. तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, एंड 0.8 kg ऑफ पेयर्स. 2.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से, एंड विल गेट द आंसर. 2 multiplied by 1.5 plus 2.4 multiplied by 0.8, and we have got $4.92. And yes, the answer is $4.92. मार्किंग स्कीम के आखिरी पेज पे आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी सवाल का आखिरी पार्ट भी मुकम्मल हो चुका है. With that, we have successfully managed to complete the entire paper in very much detail. I hope it was a beneficial session and everyone enjoyed a lot. So which chapter do I learn about writing an expression with x and y, writing in terms of x, y, z, numeric answer and making formula, then algebra. Namir, algebra. एक्सप्रेशन वाला जो है ना यूनिट 2 है. मतलब अगर ओ लेवल क्लासिफाइड है तो उसमें यूनिट 2 है, एलजेब्रा का पोर्शन है ये. तो एलजेब्रा के अंदर ना ये सब कुछ आता है, डिटेल्ड वर्किंग वाले सवालात और सब्जेक्ट मेकिंग, फैक्टराइजेशन, ये सब चीजें होती है नमीर. हाउ शुड आई नो टू यूज फैक्टराइजिंग और यूज द फॉर्मूला, ये सब एलजेब्रा का पार्ट है. मैं एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स मेरे पास हैं वैसे कुछ, मैं यूट्यूब का चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों से. उसमें मेरे पास कुछ फ्री कंटेंट यूट्यूब पे होता है एक्सप्लेनेशन वगैरह के लेक्चर्स वाला. होप दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल. ठीक है. इट कैन बी नेगेटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव, पॉजिटिव, सर अ बिट ऑफ अनरिलेटेड क्वेश्चन, बट हाउ वुड बी सिंप्लीफाई एन इक्वेशन लाइक दिस? 24x minus 240 अपॉन 720 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस. नजर समझ नहीं आ रहा बस हम कैसे. अनम्यूट करूं क्या? अनम्यूट कर देता हूं, बताओ. ज़ारा, यू आर मोस्ट वेलकम. अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव ऑलरेडी लर्न ऑल एल्जेब्रा. ठीक है, इसका मतलब ये वीकनेस है, आपको ओवरकम करनी पड़ेगी नमीर. आई एम हैविंग सम माइक इश्यूज.
Could I annotate? नेक्स्ट टाइम पूछ लेना बसाम, अगर यही चीज मुझे व्हाट्सएप करते हो पेपर पे लिख के, तो आई कैन गाइड यू। मुझे पेपर पे लिख के व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एंडेड द पेपर एंड हियर वी एंड द क्लास एज वेल। हाँ, इससे ये पता चल गया किस टॉपिक में आप लोग वीक हैं। वेरी गुड रेहान, परफेक्ट। असल पर्पस यही होता है कि डिटेल में डिस्कशन का ये फायदा होता है कि यू एक्चुअली रियलाइज वेयर यू आर वीक ना, तो उन एरियाज को आप पॉलिश कर लें इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।